बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़। इससे पहले आप इस कहानी की 50 हिस्सा सुन चुके हैं और अब किस नंबर 51 मुलाहिज़ा फरमाएं। इस कस्बे की आबादी 8-10 हज़ार के करीब है। यहाँ एक पुलिस चौकी है। अमले की तादाद 30-35 जरूर होगी, लेकिन इन इलाकों के पुलिस वाले डाकुओं से ज्यादा खौफनाक है। यहाँ तो दिन के वक्त बस के मुसाफिरों को भी परेशान किया जाता है। रात को तो सफर करने वालों को जामा तलाशी लेकर उनसे कीमती चीजें तक छीन ली जाती हैं। एहतजाज करने पर सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता है। इसलिए लोग रात के वक्त छोटे इलाकों में सफर नहीं करते। तो फिर क्या ख्याल है, जीप को किसी और रास्ते पर मोड़ लें ताकि कस्बे में दाखिल हुए बगैर बाहरी से निकला जाए। बेकार है, बेला ने जवाब दिया। जीप के हेडलैम्प्स की रोशनियां देख ली गई होंगी। ये सड़क सीधी कस्बे के मेन बाजार में जाती है, जहाँ होटल वगैरह देर तक खुले रहते हैं। लोग किसी एक जगह जमा होना शुरू हो गए होंगे ताकि इस खतरनाक इलाके में रात को सफर करने वालों को देख लें। अगर जीप किसी और रास्ते से निकालने की कोशिश की गई तो पुलिस को शक हो जाएगा और हमें घेरने की कोशिश की जाएगी। ये भी तो पुलिस की जीप है, क्या इसके बावजूद हमें कोई खतरा हो सकता है? मैंने कहा। तुम पर शुबा हो सकता है, जीप छीनी भी तो जा सकती है, बेला ने कहा। यहाँ बिजली तो नजर नहीं आ रही, टेलीफोन की लाइन भी होगी? मैंने पूछा। यहाँ बिजली तो नजर आ रही है, टेलीफोन की लाइन भी होगी? मैंने पूछा। बिजली के लिए कस्बे का अपना छोटा सा पावर हाउस है, अलबत्ता टेलीफोन की लाइन नहीं है, मगर पुलिस चौकी में वायरलेस जरूर होगा, बेला ने कहा। ओह, मेरे मुंह से बेइख्तियार निकल गया। न जाने मेरे दिल में ये ख्याल क्यों आया था। मुमकिन है टेलीफोन और वायरलेस के जरिए इस इलाके के पुलिस स्टेशनों को हमारे बारे में इतला दी जा चुकी हो। मेरी एक बात मानोगे? बेला ने कहा। क्या? मैंने पूछा। मेरे हाथ पैर खोल दो और मुझे स्टीयरिंग के सामने बैठने दो। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें बाहिफाजत इस कस्बे से निकाल ले जाऊंगी, बेला ने कहा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझसे पहले रत्ना चीख उठी। तुम चुप रहो, मैंने तुमसे बात नहीं की। बेला उससे भी ज्यादा जोर से चीखी। फिर वो मुझसे मुखातिब हुई। मेरी तुम्हारी दुश्मनी जरूर है, लेकिन बाज़ औक़ात तुम्हारी बातें मुझे कुछ सोचने पर मजबूर कर देती हैं, और इसलिए इस वक्त भी मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। इस वक्त तुम हमारे रहमो करम पर हो, लेकिन बाद में हम तुम्हारे रहमो करम पर होंगे। इस मर्तबा भी रत्ना ही बोली। तुम्हारे रहमो करम पर होने के बावजूद मैं इस कस्बे में दाखिल होते ही तुम लोगों के लिए मुसीबत बन सकती हूँ, बेला ने कहा। मैं चीख चीख कर लोगों को बता दूंगी कि तुम लोग कौन हो। तुम अकल की अंधी जरूर हो, मगर लोग अंधे नहीं हैं। वो जब मुझे इस तरह बंधे हुए देखेंगे तो उन्हें यकीनन शुबा होगा, और पुलिस के बारे में तो मैं तुम्हें बता ही चुकी हूँ। ठीक है, मैंने जीप रोक ली। इस मर्तबा मैंने रत्ना को बोलने का मौका नहीं दिया था। मैं गन लेकर तुम्हारे साथ बैठूंगा, बेला। अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो अपनी और रत्ना की जिंदगी की परवाह किए बगैर मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तुम यकीनन ऐसा कर सकते हो, लेकिन मुझे जीवन से बहुत प्रेम है, बेला ने जवाब दिया। मैं ऐसी बेबसी की मौत नहीं मरना चाहती, मैं भी जिंदा रहना चाहती हूँ। मैंने जीप के पिछले हिस्से में आकर बेला की रस्सियां खोल दी। वो कलाइयां सहलाने लगी और फिर उसका एक हाथ अपने शाने पर भी पहुंच गया, जहां राइफल के बट से चोट लगी थी। इसी दौरान रत्ना भी आगे वाली सीट से उठकर पीछे आ गई थी। इन पहाड़ियों से जब हम रवाना हुए थे तो रत्ना ने अपनी साड़ी उठाकर धोती की तरह लपेट ली थी। इस वक्त भी पिछली सीट पर बैठकर उसने साड़ी को उसी तरह लपेट लिया कि टांगे नंगी ना हो। मैं उसे राइफल लेकर आगे वाली सीट पर बैठ गया। बेला ने स्टीयरिंग संभाल लिया था। अरे, मुझे याद आया, तुम्हारी वो ऐनक कहाँ गई जो पहाड़ियों में हमारे सामने होते वक्त तुमने लगा रखी थी? मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। मेरा ख्याल था कि वो ऐनक कहीं गिर गई थी। ये रही। बेला ने पतलून की जेब से ऐनक निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दी। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। मैं उसे ऐनक लेकर कुछ देर उसे उलट पलट कर देखा, फिर गैर इरादी तौर पर आंखों पर लगा लिया। उसके साथ ही मैं उछल पड़ा। सामने सड़क पर तो जीप के हेडलैम्प की रोशनी थी, लेकिन दाएं बाएं अंधेरा था। मगर ऐनक लगाते ही मुझे यूं लगा जैसे अचानक ही दिन निकल आया हो। चारों तरफ तेज रोशनी फैल गई। मैंने ऐनक उतार ली, फिर वही अंधेरा छा गया। चंद लम्हों बाद मैंने ऐनक दोबारा लगाई। इतराफ में रोशनी फैल गई। मैं जिस तरफ भी देखता दिन जैसी रोशनी नजर आती। अब ये बात मेरी समझ में आ गई थी कि उन पहाड़ियों में जब मैं और रत्ना कार में बैठे हुए थे तो बेला हमारी हर हरकत को किस तरह देख रही थी। ये ऐनक, मैंने ऐनक उतार कर बेला की तरफ देखा। रूस की बनी हुई है, बेला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अफगानिस्तान में रूसी फौजी ये इस्तेमाल करते हैं ताकि रात की तारीकी में अफगान मुजाहिदीन पर निगाह रखी जा सके। हमें भी मॉस्को ने ये ऐनकें बड़ी तादाद में तोहफे में दी हैं। हमारे सरहदी मुहाफिज ये ऐनकें इस्तेमाल करते हैं। वो रात की तारीकी में भी सरहद के दूसरी तरफ दूर दूर तक देख सकते हैं। मैं एक बार फिर ऐनक को उलट पलट कर देखने लगा। उस वक्त जीप कस्बे के करीब पहुंच रही थी। मैंने रफ्तार हल्की कर दी। कस्बे की आबादी सड़क के दोनों तरफ फैली हुई थी। दाएं बाएं की गलियों में दुकानें होंगी, मगर मरकजी बाजार यही था जिस तरफ हमारी जीप बढ़ रही थी। बिला का कहना दुरुस्त साबित हुआ। बहुत से लोग सड़क पर खड़े हमारी जीप की तरफ देख रहे थे। इस तरफ शायद रात के वक्त कोई गाड़ी नहीं आती थी। उन लोगों को यकीनन तजस्सुस होगा कि रात के वक्त यहाँ आने वाले कौन लोग हैं। आगे एक छोटा सा चौराहा था जिसके वस्त में एक 2-2.5 फुट ऊंचा वसी चबूतरा बना हुआ था। उस चबूतरे पर मालचियों का कब्जा था। चटाइयां बिछी हुई थी और कई लोग मालिश करवा रहे थे। जीप अभी उस चबूतरे से कुछ दूर ही थी कि एक आदमी अचानक ही किसी तरफ से निकल कर सामने आ गया।
बेला को अचानक ही ब्रेक लगाने पड़े। मैं भी अपनी सीट पर उछल कर रह गया। वो एक पुलिस कांस्टेबल था, घुटनों तक निकर, आधे आस्तीन की कमीज, सर पर टोपी, बेल्ट के होलिस्टर में पिस्तौल उड़सा हुआ था और हाथ में छड़ी थी। दाढ़ी और मूंछें कुछ इस तरह की थी कि उसका चेहरा खासा खौफनाक हो गया था। वो पुलिस वाले से ज्यादा कोई डाकू ही लग रहा था। क्या तुम्हें सड़क पर चलने की तमीज नहीं? अगर जीप के नीचे आ जाते तो कौन जिम्मेदार होता? बेला ने चीखते हुए कहा। जुबान संभाल कर बात कर छोकरी, पुलिस वाले के लहजे में बड़ी करख्तगी थी। जीप का उठवा कर नीचे उतरा और तू भी भैया, और ये बंदूकड़ी नीचे कर लो, उसने आखिरी अल्फाज मेरी तरफ देखते हुए कहे थे। बेला ने जीप को साइड पर ले जाकर इंजन बंद कर दिया। सामने एक होटल था जिसके सामने सड़क के किनारे मेजें और कुर्सियां पड़ी हुई थी। बहुत से लोग बैठे हुए थे और हमारी तरफ देख रहे थे। उन सबको शायद इस बात पर हैरत थी कि एक आदमी और दो औरतें रात के वक्त सफर कर रही थी, जबकि इन इलाकों में कदम कदम पर डाकुओं का खतरा था। ये सब रांगड़ थे और आपस में चह मगोइयां कर रहे थे। उनकी आवाजें तो सुनाई दे रही थी, अल्फाज मेरी समझ में नहीं आ रहे थे। इन इलाकों में ज्यादातर मावाड़ी जबान बोली जाती थी। इलाका कोई भी हो, शहर और देहात की जबान में बड़ा फर्क होता है। मैं 6 महीनों से माउंट आबू में था, वहाँ भी मारवाड़ी बोली जाती थी और मैं ये जबान समझने के अलावा बोलने भी लगा था। मगर देहातों में बोली जाने वाली ये जबान मेरे सर से ऊपर गुजर रही थी और इस वक्त भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल थी। कुछ लोग उठकर जीप के करीब आ गए। उनमें कई ऐसे आदमी थे जो खा जाने वाली नजरों से बेला और रत्ना को घूर रहे थे। वो पुलिस वाला भी सामने से हटकर ड्राइविंग साइड पर आ गया। किधर आए हो रे? आधी रात को, पुलिस वाले ने बेला से कहा, फिर मेरी तरफ और रत्ना की तरफ देखने लगा। आखिर में उसकी नजरें मेरे चेहरे पर जम गई। क्यों भैया, दो को लेकर घूम रहे हो? बड़ा जोर है तेरे अंदर, बकवास बंद करो और अपने ऑफिसर को बुलाओ। बेला ने पुलिस वाले को मुखातिब करते हुए करख्त लहजे में कहा। मारा खद अफसर हूँ, पुलिस वाले ने जवाब दिया। तुम है क्या छोकरिया? थल्ले उतर कर अपनी तलाशी दिखा। मैं कहती हूँ अपने ऑफिसर को बुलाओ, वरना खड़े खड़े तुम्हारी वर्दी उतार दूंगी। बेला गुर्राई। ओ भैया, पुलिस वाला करीब खड़े हुए एक आदमी की तरफ देखते हुए बोला। ये छोकरिया मारा वर्दी उतारेगी सबका सामने। मेरी वर्दी जरा पासे को चलकर उतारो ना, हुआ अंधेरे में। उसने आखिरी अल्फाज बेला को मुखातिब करके कहे थे और साथ ही एक तरफ इशारा भी कर दिया था। बेला पीछे ताब खा कर रह गई। इसी दौरान सामने से आने वाली एक पुलिस जीप करीब आकर रुक गई। लोग इधर उधर हट गए। उस जीप में एक सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल थे। जीप रुकते ही वो बड़ी फुर्ती से नीचे उतरा। सब इंस्पेक्टर का रिवाल्वर होलिस्टर से उतरकर उसके हाथ में आ गया था और कांस्टेबलों ने भी राइफलें तान ली। सब इंस्पेक्टर इस कस्बे की चौकी का इंचार्ज था। दूसरे अल्फाज में वो यहाँ का महाराजा था। उसने हमसे तरह तरह के सवाल शुरू कर दिए और फिर ये सनसनीखेज इंकिशाफ हुआ कि उसे वायरलेस पर जोधपुर से मेरे और रत्ना के फरार की इतला मिल चुकी थी और उसे शुबा था कि हम वही मफरूर हो सकते हैं। लेकिन उसे तीसरी औरत बेला की मौजूदगी ने उलझा दिया था और जब बेला ने उसे अपने बारे में बताया कि वो कौन है तो सब इंस्पेक्टर चौंके बगैर ना रह सका। उसकी आंखों में शुबे की झलक उभर आई। वायरलेस पर गजदर से मेरी बात कराओ, इस तरह तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि मैंने गलत नहीं कहा। वायरलेस तो चौकी में है, सब इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। चलो हम वहीं चलते हैं, बेला ने कहा। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मुझे लगता था जैसे बाजी मेरे हाथ से निकली जा रही हो। मुझे ये एहसास था कि थाने जाकर हम बिल्कुल बेबस हो जाएंगे। खतरा तो मैं इस वक्त भी महसूस कर रहा था। हम उनके नरगे में तो आ गए थे, मगर थाने में सूरत-ए-हाल इससे भी ज्यादा संगीन होगी। सब इंस्पेक्टर और पुलिस वाले अपनी जीप में सवार हो गए। बेला ने भी इंजन स्टार्ट कर दिया। मैंने उसकी तरफ देखा, उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। परेशान क्यों हो रहे हो? बात करते हुए बेला की होंठों की मुस्कुराहट गहरी होगी। इस वक्त बादी मेरे हाथ में है। मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें अपने साथ घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती हूँ। मैं तुम्हें धोखे से नहीं मारूंगी। जब भी वार करूंगी ललकार कर करूंगी। इस वक्त तुम परेशान क्यों हो? तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। दोनों जीपें आगे पीछे चलती हुई एक गली में दाखिल होकर एक मकान के सामने रुक गई, जिसके सामने दरवाजे पर चरमपुर पुलिस स्टेशन का छोटा सा बोर्ड लगा हुआ था। हम जीप से उतरकर पुलिस वालों के साथ अंदर आ गए। मैं बेला के साथ था और इस तरह जुड़ा हुआ था कि राइफल की नाल उसके पहलू को छू रही थी। मैंने यह तय कर रखा था कि अगर बेला ने कोई फरेब दिया तो अंजाम की परवाह किए बगैर फायर खोल दूंगा। हम लोग सब इंस्पेक्टर के कमरे में आ गए। कांस्टेबल बाहर ही रुक गए। सब इंस्पेक्टर ने मेज पर पड़ा हुआ वायरलेस का हेडफोन कान से लगाया और सेट ऑन करके फ्रीक्वेंसी मिलाने लगा। वैसे मैंने महसूस किया था जब बाजार में बेला ने किसी गजदर का नाम लिया था तो सब इंस्पेक्टर कुछ मरूब हो गया था और उसके रवैये में किसी हद तक तब्दीली आ गई थी। राब्ता कायम होते ही सब इंस्पेक्टर ने हेडफोन बेला की तरफ बढ़ा दिया। बेला ने हेडफोन कानों पर लगाकर और सेट पर किसी कदर झुककर बात करने लगी। उसका लहजा ऐसा था जैसे अपने से किसी कमतर आदमी से बात कर रही हो। तकरीबन 5 मिनट बात करने के बाद बेला ने हेडफोन दोबारा सब इंस्पेक्टर के हवाले कर दिया। वो 3-4 मिनट तक बातें करता रहा। फिर उसने हेडफोन उतार कर सेट पर रख दिया और उठकर खट से बेला को सल्यूट झाड़ दिया। फिर दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला, मारे वास्ते कोई खिदमत मैडम? शुक्रिया, बेला ने जवाब दिया। हमें जल्द से जल्द यहाँ जाना है। अगर वो लोग गायब हो गए तो बहुत बुरा होगा। कोई भोजन चाहिए? इंस्पेक्टर बोला।
हाँ, भोजन भी करेंगे और चाय भी पियेंगे, मगर यहाँ नहीं, बाहर होटल में बैठकर, बेला ने जवाब दिया। हम लोग दोबारा बाजार में आ गए, उस होटल में बैठ के जिसके सामने हमारी जीप रुकी थी। लोग अब पहले से भी ज्यादा हैरान थे कि पुलिस वाले हमारे सामने पीछे जा रहे थे। वो कांस्टेबल कुछ ज्यादा ही बदहवास नजर आ रहा था, जिसने बेला को अंधेरे में जाकर वर्दी उतारने के लिए कहा था। बेला ने उसे अपने करीब बुला लिया। क्यों भैया, वर्दी यहीं उतारोगे या अंधेरे में जाकर? बेला ने मुस्कुराते हुए कहा। मारे को माफ कर दो मैडम जी। वो पुलिस वाला बेला के कदमों पर गिर गया। जाओ, माफ किया। बेला के होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। मगर आइंदा किसी के साथ इस तरह बात मत करना। नहीं करूंगा जी, कांस्टेबल ने कहा। खाना खाने और चाय वगैरह पीने में 1 घंटा लग गया और जब हम जीप पर सवार हुए तो इंस्पेक्टर ने एक बार फिर सैल्यूट किया। उसने ये पेशकश भी की थी कि वो हमें रास्ते में डाकुओं वगैरह से मदद फराहम करने के लिए हमारे साथ हाईवे तक चलने को तैयार है, लेकिन बेला ने उसे टाल दिया। कस्बे से निकलकर जीप एक बार फिर सड़क पर दौड़ने लगी। स्टीयरिंग अब भी बेला ही के हाथ में था। मैं साथ वाली सीट पर बैठा हुआ था और राइफल गोद में रखी हुई थी। रत्ना पिछली सीट पर खामोश बैठी थी। वायरलेस पर होने वाली बेला की बातें मैंने भी सुनी थी। गजदर जोधपुर का पुलिस कमिश्नर था। बेला ने उसे बताया था कि वो हम लोगों की तलाश में दूर तक निकल आई है, लेकिन हमारा कोई सुराग नहीं मिला। रामपुर की बस्तियों से भी इस बात की शिकायत नहीं मिले कि किसी ने एक मर्द और एक औरत को इस तरफ आते हुए देखा हो। उसने ये शुबा जाहिर किया कि मुमकिन है हम लोग इस तरफ आने की बजाय कहीं और से कोसियान और फुलारी की तरफ निकल गए हों। वहां से हम पोखरान या बीकानेर की तरफ निकलने की कोशिश करेंगे। ओसियान मिंदूर से बिल्कुल मुखालिफ सिमत में था। बेला के अलावा कुछ और पुलिस वाले भी हमें तलाश करते हुए इस तरफ आए थे और पुलिस कमिश्नर ने कहा था कि वो उन्हें वायरलेस पर इतला देकर बुला लेगा और ओसियान की तरफ हमारी तलाश शुरू कर दी जाएगी। बेला ने इस मौके पर वाकई अपनी बात का लिहाज रखा था। वो अगर चाहती तो बड़ी आसानी से हमें घेरे में लिया जा सकता था। मुजाहिमत की सूरत में हमें मौत के घाट भी उतार दिया जाता, लेकिन इस वक्त बेला ने यह बात सच कर दिखाई कि वो मुझे धोखे से नहीं मारेगी। चंद मील का फासला तय करने के बाद बेला ने जीप रोक ली। आगे दाएं बाएं जरा तिरछे रास्ते थे। इस तरह यहाँ अंग्रेजी का रूफ वाई बन गया था। सामने दोनों सड़क के बीच में 10 फुट ऊंची एक चट्टान थी जिस पर 3 सिमतों में मूर्तियां बनी हुई थी। एक सामने के रुख पर, एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ। ये तरी मूर्ति थी, यानी 3 चेहरों वाली यास्खा रुखी मूर्ति। सब्जा हम बहुत पीछे छोड़ आए। अब हमारे दाएं बाएं और सामने भी रेगिस्तान था और तरी मूर्ति वाली चट्टान को देखकर मुझे हैरत हो रही थी। आसपास कोई टीला या पहाड़ी नहीं थी। ये वह चट्टान थी जिसे तराश कर मूर्ति की शक्ल दी गई थी। इन दोनों सड़कों के मेन बीच में एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था जिस पर हिंदी में गालबन 2 मुख्तलिफ शहरों के नाम लिखे हुए थे। दोनों तरफ तीर के निशान थे और नीचे फासले भी लिखे हुए थे, मगर वो अल्फाज या हरूफ समझ में नहीं आए। उस तरफ नागरा है और दाईं तरफ बड़ी सड़क जयपुर की तरफ जाती है। बेला ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। नागरा की तरफ जाने वाली शायरा पर पुलिस से आमना सामना हो सकता है, इसलिए मैं जीप का रुख जयपुर की तरफ मोड़ रही हूँ। और फिर मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर उसने जीप दाईं तरफ वाली सड़क पर मोड़ दी। मेरा प्रोग्राम कुछ और था। मैं दरअसल रत्ना को लेकर नागरा की तरफ निकलना चाहता था, जहाँ से हम बीकानेर से होते हुए हरियाणा या मशरकी पंजाब की तरफ निकल जाते। पंजाब में दाखिल होने के बाद मैं रत्ना को जालिंधर छोड़ता और खुद अमृतसर या फिरोजपुर की तरफ निकल जाता, जहाँ से सरहद पार करके पाकिस्तान में दाखिल होने का बंदोबस्त करता। लेकिन लगता था कि यह सब कुछ इतना आसान साबित नहीं होगा। इस वक्त बेला हमारे साथ थी और हमें जयपुर की तरफ ले जाना चाहती थी। वो गालबन यही समझती थी कि हम जयपुर जाना चाहते हैं। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। हमारे चारों तरफ रेगिस्तान था। किसी रेगिस्तान में सफर करना बहुत मुश्किल होता है, दिन में भी और रात में भी। दिन में रेत गर्म होकर आग उगलने लगती है और रात के वक्त रेत ठंडी होकर सर्दी पैदा कर देती है, और बाज़ औक़ात तो ये सर्दी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। इस वक्त सर्दी अगरचे नाकाबिले बर्दाश्त तो नहीं थी, लेकिन बदन में हल्की सी ठिठरन पैदा कर रही थी। रत्ना जीप की पिछली सीट पर खामोश बैठी हुई थी। जब से रास्ते में बेला से उसकी झड़प हुई थी, उस वक्त से उसे चुप सी लग गई थी। उसे शायद ये बात भी खुल रही थी कि मैं बेला से बातें क्यों कर रहा था, उस पर इतना एतमाद क्यों कर रहा था। लेकिन बेला पर मुझे एतमाद बिल्कुल नहीं था। इसमें शुबा नहीं कि चरमपुर में वो हमारे बड़े काम आई थी। अपनी जान के खौफ से या किसी और वजह से वो हमें पुलिस से बचा लाई थी। अगर मैं और रत्ना अकेले होते तो यकीनन इस कस्बे में पुलिस के काबू में आ चुके होते, लेकिन ये बेला ही थी जो हमें बचा लाई थी, और मैं नहीं समझता था कि उसने ये सब कुछ जान के खौफ से किया था। पुलिस चौकी के अंदर तो हम इस पोजीशन में थे कि हमें बहुत आसानी से सलाखों के पीछे बंद किया जा सकता था, और मैं अपने पास कैराकोफ होने के बावजूद बेला का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। बेला यकीनन कोई बहुत ऊंचा खेल खेल रही थी। वो हमें कुछ इस तरह शिकंजे में जकड़ना चाहती थी कि हम उसका तसव्वुर भी ना कर सके। आगे एक बार फिर पहाड़ी इलाका शुरू हो गया। अभी रास्ता इतना दुश्वार नहीं था। बेला ने ड्राइविंग में बड़ी महारत का सबूत दिया। एक बात मैं तुमसे पूछना भूल गई, बेला ने एक मोड़ काटते हुए कहा। पंडित भैरू के बंगले के तय खाने में तुमने मुझे एक ऐसा कमरा भी दिखाया था जिसमें उसका खजाना भरा हुआ था। खूबसूरत अलमारियां, शोकेस वगैरह जिनमें सोने की मूर्तियां, जवाहर और कीमती चीजें भरी हुई थी।
मगर जब तुम उस तय खाने में पहुंची तो वो कमरा ही गायब था। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, कैसे? वो उछल पड़ी, तुम्हें कैसे पता चला कि बाद में मैं वहां गई थी? तुम्हारे पास ये ऐनक है जिसे तुम अंधेरे में भी देख सकती हो, लेकिन मेरी नजरें उससे भी ज्यादा तेज हैं। मैं नंगी आंखों से जमीन की गहराइयों में भी देख सकता हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं वो मंदिर कभी नहीं भूल सकता जब तुम कैशू को बैरू वाले कमरे के बाहर छोड़कर तय खाने में गई थी और पागलों की तरह उस कमरे को तलाश कर रही थी, दीवारों को ठोंक बजाकर देख रही थी। उस वक्त तुम्हारी मायूसी काबिले दीद थी। तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला? क्या तुम? मैंने कहा ना कि मैं जमीन की गहराइयों से भी तुम्हें देख रहा था, मैंने जवाब दिया। इसका मतलब है तुम उस वक्त बंगले में मौजूद थे और किसी तरह मुझे देख। ओह, वो यकायक खामोश हो गई। मैं वहां से कम 2 मील दूर था। बेला के खामोश होने पर मैंने कहा, समझ गई। बेला बोली, बैरू बहुत चालाक आदमी था। उसने बंगले में शॉर्ट सर्किट टीवी लगवा रखा था। मुमकिन है किसी और जगह। वो कहते कहते खामोश हो गई। 2 मील दूर, मैंने कहा। एक छोटे से मकान में बैठा मैं सब कुछ देख रहा था। ओह, और वो कमरा? बेला ने पूछा। जिस पर वो खजाना भरा हुआ है, वो तुम्हारा सपना था। मैं एक बार फिर मुस्कुरा दिया। मैंने तुम्हें तय खाने में ऐसा कोई कमरा नहीं दिखाया, तुमने कोई सपना देखा होगा। और हाँ, ये तो बताओ, हमारे वहां से फरार के बाद समित्रा से तुम्हारा आमना सामना नहीं हुआ? समित्रा बैरू की रखेल? बेला ने कहा, कहाँ है वो? मेरा तो ख्याल था कि वो भी तुम्हारे साथ गायब हो गई होगी। नहीं, मैंने नफी में सर हिला दिया। वो हमसे अलग हो गई थी। उसका इरादा जैसलमेर जाने का था। हो सकता है वो मौका पाकर उस तरफ निकल गई हो। तुम बहुत चालाक हो, बेला ने कहते हुए एक जगह जीप रोक ली। क्या हुआ? मैंने पूछा। अब जीप तुम चलाओगे, मैं थक गई हूँ, वो कहते हुए नीचे उतर गई। रत्ना बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए आगे उस सीट पर उतर आई जो मैंने खाली की थी। उसने मुझसे राइफल भी ले ली। बेला पिछली सीट पर बैठ गई। नाजी, पहले से बांध दो, फिर जीप आगे बढ़ाना, रत्ना ने कहा। मैं चलती जीप से छलांग लगाकर कहीं भागूंगी नहीं, बेला ने उसकी बात सुनकर कहा। इन पहाड़ियों में खूनख्वार भेड़ियों की खुराक बनने से बेहतर तो यही है कि नाजी के हाथों मारी जाऊं। बहुत शौक है नाजी के हाथों मारे जाने का, रत्ना बोली। उसके लहजे में बेपनाह तंज था। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो, बेला ने जवाब दिया। मैं गड़बड़ा गया। मुझे अंदेशा था कि इनमें फिर कोई मार्का ना शुरू हो जाए। बड़ी मुश्किल से इन्हें खामोश कराने में कामयाब हो सका था। रास्ता खासा खतरनाक था, मुसलसल बुलंदी और खतरनाक मोड़। जरा सी गफलत मौत के मुंह में धकेल सकती थी। बेला बता रही थी कि इसी सिलसिला को में कई मार्बल की पहाड़ियां भी थी। चांदनी रातों में वो मंदिर काबिले दीद होता है जब मार्बल की पहाड़ियां चमकती हुई नजर आती हैं। एक खतरनाक मोड़ घूमते ही जीप का इंजन खांसने लगा। उसके साथ ही मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया। अगर इन पहाड़ियों में जीप खराब हो गई तो रात का बाकी हिस्सा हमें यहीं गुजारना पड़ेगा और शायद सुबह भी देर तक कोई मदद मिलने का इम्कान नहीं था। जीप की रफ्तार बदतदरीज कम होती चली गई। मैं उसे सड़क के किनारे पर ले आया। सड़क की एक तरफ चट्टानें थी और दूसरी तरफ खतरनाक ढुलान जहां जा बजा बड़े बड़े चट्टानी पत्थर भी नजर आ रहे थे। मैंने डैशबोर्ड की तरफ देखा। फ्यूल बताने वाली सुई ई पर साकत हो चुकी थी। मेरे मुंह से बेइख्तियार सांस निकल गया। फ्यूल खत्म हो चुका था। क्या हुआ? रत्ना ने पूछा। पेट्रोल खत्म हो चुका है, मैंने जवाब दिया। पीछे एक जैरी कैन रखा हुआ है बेला, मैंने पीछे मुड़कर देखे बगैर कहा। सीट के नीचे से जैरी कैन निकाल लो। मैंने जीप रोक ली। पीछे से कोई जवाब नहीं मिला था और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया। बेला जीप पर नहीं थी। मैं एक झटके से अपनी सीट से उठा तो रत्ना ने भी पीछे मुड़कर देखा और वो भी राइफल संभाले एक झटके से जीप से उतर गई। ये बेला कहाँ गई? मैं बदआवाज सा होकर इधर उधर देखने लगा। मैंने कहा था ना कि इसे बांध दो, रत्ना ने कहा। मगर तुमने तो बेला जैसी दुश्मन पर भी भरोसा कर लिया था। उसने कस्बे में हमें पुलिस से इसलिए बचाया था कि उस वक्त वो खुद भी हमारे रहम व करम पर थी और मैंने कहा था ना कि वो धोखा देगी। लेकिन वो गई कहाँ? मैंने कहा, इन वीरान पहाड़ों में तो और भी खतरा है। खूनख्वार भेड़िए और दूसरे दरिंदे उसे चीर फाड़ देंगे। मेरा ख्याल है जब जीप की रफ्तार कम हुई थी तो वो मौका पाकर कहीं उतर गई थी। वो दरिंदों से ज्यादा खौफनाक है। उसे किसी दरिंदे का क्या खौफ हो सकता है? रत्ना ने कहा। मेरा ख्याल है वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। तुम्हारा ख्याल है रात की तारीकी में उसे इन पहाड़ों में तलाश किया जाए? मैंने कहा। वो अगरचे हमारे लिए आगे चलकर खतरनाक हो सकती है, लेकिन रात के वक्त तो वो इन पहाड़ों से निकलकर किसी आबादी तक नहीं पहुंच सकती और उस वक्त तक हम बहुत दूर निकल चुके होंगे। लानत भेजो उस पर, हमें यहाँ से रवाना हो जाना चाहिए। मैं सीट के नीचे से पेट्रोल का कैन उठाने के लिए झुका तो एक बार फिर उछल पड़ा। वो सूटकेस भी रत्ना ने कार से निकालकर उसी सीट के नीचे रखा था, मगर अब वो सूटकेस कहीं नहीं था। वो सीट के नीचे भी नहीं था। मैं गहरा सांस लेते हुए सीधा हो गया। क्या हुआ? रत्ना ने पूछा। बेला वो सूटकेस भी अपने साथ ले गई, मैंने कहा। क्या? रत्ना चीखी। तलाश करो उसे अभी, वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। और फिर ठीक उसी वक्त दुलान पर किसी जगह पत्थरों के लुढ़कने की आवाज सुनाई दी। हम दोनों चौंक गए। रत्ना ने फौरन ही आवाज की सिमत राइफल का एक ब्रेस्ट मार दिया। वीरान पहाड़ियां फायरिंग की आवाज से गूंज उठी। रत्ना ने जिस्म पर लिपटी हुई साड़ी उतार कर जीप में फेंक दी और डुलान की तरफ लपकी। मैंने दौड़कर उसे पकड़ लिया। पागल हो गई हो क्या? मैं चीखा। मैं उस कुतिया को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, वो मेरा सब कुछ ले गई। रत्ना भी जवाब में चीखी।
एक सेकंड रुक जाओ, मैंने कहा। मुझे अचानक ही उस ऐनक का ख्याल आ गया। मैंने ऐनक निकाल कर आंखों पर लगा ली और ढुलान पर देखने लगा। मेरे सामने पूरा इलाका रोशन हो गया। ढुलान खासी खतरनाक थी। बुरबुरी जमीन पर जगह जगह बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे थे। चारों तरफ कांटेदार झाड़ियां थी और फिर एक साये को ढुलान पर बहुत नीचे दौड़ते देखकर मैं चौंक गया। वो बिलाशुबा बेला थी। उसके हाथ में हमारा सूट केस भी था। वो दौड़ती हुई एक पत्थर की आड़ में चली गई। वो उस तरफ, मेरे साथ आओ। मैंने रत्ना का हाथ पकड़ दिया। गो मुझे यकीन था कि बेला अब हमारे हाथ नहीं आएगी, लेकिन रत्ना की वजह से मैं उसका पीछा करने पर मजबूर हो गया। हम दोनों तेजी से ढुलान पर दौड़ने लगे। मैंने रत्ना का हाथ पकड़ रखा था। बुरबुरी मिट्टी और छोटे छोटे पत्थर हमारे पैरों के नीचे फिसल रहे थे, जिनकी वजह से कदम जमाना मुश्किल था। बस यूं लग रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत हमें धकेल रही हो। रत्ना के दूसरे हाथ में राइफल थी और एक हाथ मैंने पकड़ रखा था। अचानक उसका पैर पट गया और वो दौड़ते दौड़ते तवाज़ुन खो बैठी। मैंने भी उसे संभालने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका। वो लड़खड़ा कर गिरी। उसका हाथ मेरे हाथ से छूट गया। रत्ना के मुंह से चीख निकली और वो ढुलान पर लुढ़कती चली गई। पहले मेरी एड़ियां जमीन पर लगी जो चंद इंच बुरबुरी जमीन में दंसी, और फिर मैं उसी ढुलान पर इस तरह फिसलता चला गया जैसे किसी तफरीह गाह में बहुत ऊंची स्लाइड से फिसल रहा हूँ। मेरे साथ मन्नों के हिसाब से मिट्टी और पत्थर भी लुढ़क रहे थे। रत्ना मुझसे चंद फुट दाईं तरफ थी और वो पैरों के बल लुढ़क रही थी। उसके मुंह से हल्की सी चीखें अब भी निकल रही थी। करीब पहुंचकर मैंने उसका हाथ पकड़ दिया और अपने आप को भी रोकने की कोशिश करने लगा, और मेरी ये कोशिश तकरीबन 10 गज मजीद नीचे जाकर कामयाब हो सकी। मैंने रत्ना को सहारा देकर उठाया तो वो बुरी तरह करा रही थी। ऐनक मेरी आंखों पर मौजूद थी। मैं रत्ना को दोनों बाहों से पकड़कर उसका जायजा लेने लगा। उसके बाजू और टांगों पर पत्थरों पर लुढ़कने से रगड़े लग गई थी। कांटेदार झाड़ियों से जिस्म पर कई जगह खराशें पड़ गई थी। कहाँ गई वो? मैं उस कमीनी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, रत्ना ने अपने आप को संभालते हुए कहा। मैंने उसे उस तरफ पत्थरों के पीछे जाते हुए देखा था। सूटकेस भी उसके पास ही था, मगर मैं कहते हुए इधर उधर देखने लगा। राइफल कहाँ है? कहीं गिर गई है, रत्ना ने बेबसी से जवाब दिया। मैंने पहले इधर उधर देखा और फिर ढुलान पर ऊपर की तरफ देखने लगा जहाँ से रत्ना लुढ़कती हुई आई थी। झाड़ियों और पत्थर साफ नजर आ रहे थे मगर राइफल कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मेरा ख्याल था वो कहीं झाड़ियों में गिरकर मेरी निगाहों से ओझल हो गई थी। हम तकरीबन 100 गज दौड़ते और लुढ़कते हुए आए। राइफल की तलाश में दोबारा ऊपर जाना आसान नहीं था। मैं उस तरफ मुड़ गया जहाँ बेला को देखा था। वो जगह अब भी कदरे बाईं तरफ 200 गज नीचे थी और बेला तो अब वहां से भी दूर जा चुकी होगी। मैंने रत्ना का हाथ पकड़ा और एक बार फिर ढुलान पर दौड़ने लगा और आखिरकार एक जगह रुक गए। मैं चारों तरफ देखने लगा। उस ऐनक की बदौलत मुझे तारीकी में भी हर चीज दिन की रोशनी की तरह साफ दिखाई दे रही थी, मगर बेला कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने महज अंदाजे की बिना पर एक रास्ते का तयन किया और रत्ना का हाथ पकड़े उस तरफ दौड़ने लगा। मुझे तो हर चीज साफ नजर आ रही थी मगर रत्ना अंधेरे में दौड़ते हुए डर रही थी। हम उस ढुलान पर 50 गज और नीचे उतर गए। हम पहाड़ी के दामन में पहुंच गए। आगे झाड़ियां कुछ गुंजान हो गईं और छिदरे छिदरे दरख्त भी नजर आ रहे थे। उन दरख्तों की दूसरी तरफ पानी चमकता देखकर मैं चौंक गया। दरख्तों के पीछे कोई झील थी और मेरा ख्याल था बेला उसी तरफ गई होगी। हो सकता है झील के दूसरी तरफ किसी तरफ जाने का कोई रास्ता हो। आओ उस तरफ देखते हैं। मेरा ख्याल है बेला झील की तरफ गई होगी, मैंने कहा। रत्ना मेरे साथ चल पड़ी। अभी हमने चंद ही गज का फासला तय किया होगा कि एक आवाज सुनकर हम दोनों ही उछल पड़े। वो आवाज पिछली तरफ से आई थी और पहाड़ियों में गूंजती हुई महसूस हो रही थी। नाजी, रत्ना, बादगिश्त पैदा करती हुई आवाज बिलाशुबा बेला की थी। हम इधर उधर देखने लगे। बादगिश्त खत्म हुई तो आवाज दोबारा सुनाई दी। मैं यहाँ हूँ नाजी, सड़क पर जहाँ तुमने जीप खड़ी की थी। मैंने ऊपर देखा और मुझे गर्दन पर चींटियां सी रेंगती हुई महसूस होने लगी। बेला सड़क के किनारे उस जगह खड़ी थी जहाँ से हम ढुलान पर उतरे थे। सूटकेस उसके हाथ में था और ऊँटों पर फातिहाना मुस्कुराहट। मुझे तो सड़क के किनारे पर खड़ी हुई बेला बिल्कुल वाज़े तौर पर नजर आ रही थी, लेकिन रत्ना को तारीकी के बायस उसका एबला ही दिखाई दे रहा था। मैंने ऐनक रत्ना की तरफ बढ़ा दी। इसे लगा कर देखो, तुम्हें सब कुछ नजर आ जाएगा। रत्ना ने ऐनक आंखों पर लगा दी। पहले तो वो कुछ हैरान हुई, फिर उसके मुंह से गंदी गालियां निकलने लगी। उसी लिए मैं बेला की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। वो कह रही थी, नाजी, मैं जीप ले जा रही हूँ इन पहाड़ियों से निकलने के लिए। झील की दूसरी तरफ तुम्हें एक रास्ता मिल जाएगा। उस तरफ कबाइलियों की एक बस्ती है। अगर तुम बेड़ियों और कबाइलियों से बच सको तो मैं तुम लोगों को 2 दिन की मोहलत दे रही हूँ। इन 2 दिनों में जहाँ तक जा सकते हो चले जाओ। उसके बाद ब्लैक कैट्स के जरिए तुम्हारी तलाश शुरू हो जाएगी। तुम जानते हो ब्लैक कैट स्क्वाड में कैसे कैसे सफाक और बेरहम लोग हैं, और तुम्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे बल्कि देखते ही गोली मार देंगे। ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। मैं जा रही हूँ। जय हिंद। पकड़ो उसे नाजी, वो हमारा सब कुछ लेकर भाग रही है। रत्ना चीखती हुई उस रास्ते की तरफ लपकी जिस तरफ से हम आए थे। मैंने बाजू पकड़कर उसे रोक लिया। बेकार है, मैंने कहा। हमारे वहां पहुंचने तक वो बहुत दूर जा चुकी होगी। उस ढुलान पर 300-400 गज आगे चढ़ना, इस ढुलान पर 300-400 गज ऊपर चढ़ना आसान नहीं है।
ठीक है, रत्ना रुआंसी आवाज में बोली। मैं तुम्हें पहले ही कहती थी इसे बांध कर रखो, वो धोखा दे जाएगी। हाँ, मैं वाकई इस मर्तबा धोखा खा गया था, मैंने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। वो यकीनन किसी मौके की तलाश में थी और मौका मिलते ही वो हमारा सूटकेस भी उड़ा ले गई। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, उसने वाकई बड़ी होशियारी का सबूत दिया। अगर वो खाली हाथ जीप से उतरकर भागती तो शायद हम उसका पीछा न करते, लेकिन वो सूटकेस साथ ले गई। हम जिस तरह उस सूटकेस की देखभाल कर रहे थे उससे उसे अंदाजा हो गया था कि हमारे पास जो कुछ भी है इसी में है। वो मेरे साथ बैरू के तय खाने में उसकी दौलत देख चुकी थी। उसे यह भी शुबा हुआ होगा कि हो सकता है इस दौलत का कुछ हिस्सा इस सूटकेस में हो, इसलिए वो सूटकेस अपने साथ ले गई। उसे यकीन था कि हम दोनों जीप छोड़कर उसके पीछे भागेंगे। इन पहाड़ों में रोपोश होने का उसका कोई इरादा नहीं था। वो तो हमें चक्कर देना चाहती थी कि हम जीप छोड़कर उसके पीछे भागें तो वो हमें चक्कर देकर सड़क पर वापस आ जाए। वो अपने मकसद में 100% कामयाब रही और हम बेवकूफ बन गए। उसी वक्त जीप का इंजन स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी। बेला इतनी देर तक शायद पेट्रोल डालती रही थी और अब उसने जीप स्टार्ट कर ली। चंद ही सेकंड बाद ऊपर सड़क पर हेडलैम्प्स की रोशनी दिखाई दी। कुछ देर तक रोशनी सड़क के साथ साथ चट्टानों पर मुतहर्रिक दिखाई देती रही और फिर गायब हो गई। वो चली गई। रत्ना के मुंह से बेइख्तियार निकला, हाँ और अब हमें भी चलना चाहिए। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, उसने कम से कम एक मेहरबानी तो की कि इन पहाड़ियों से निकलने का रास्ता बता दिया, वरना हम भटकते रहते। लेकिन अगर इसमें भी धोखा हुआ तो हम इन पहाड़ियों में ही भटकते रहेंगे। बेहतर है हम सड़क पर पहुंचकर उसी तरफ चलना शुरू कर दें जिस तरफ जीप गई है। रत्ना ने कहा, नहीं, मैंने नफी में सारी लाया। वो एक असूल पसंद दुश्मन है। मैं भी उस पर इस हद तक तो एतमाद कर सकता हूँ कि उसने रास्ते के बारे में गलत बयानी से काम नहीं लिया होगा। और यूं भी सड़क पर चलते रहना हमाकत होगी। पहाड़ियों में सड़क का रास्ता ज्यादा तवील होता है, लेकिन हो सकता है दूसरा रास्ता हमें जल्दी पहाड़ियों से बाहर ले जाए। आओ उस तरफ चलते हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे दरख्त गुंजान होते गए। रात के वक्त अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि ये कौन से दरख्त थे और छतरियों की तरह ऊपर थे। बीच में कोई शाख नहीं थी। झील और दरख्तों की वजह से उस जगह खासी सर्दी थी। रत्ना मेरे साथ जुड़कर चल रही थी। उसके जिस्म पर सिर्फ चंद कपड़े थे और जाहिर उसे मुझसे ज्यादा सर्दी लग रही थी। झील के किनारे पर हम रुक गए। मैं इधर उधर देखने लगा। अचानक रत्ना की डरी डरी सी आवाज सुनकर मैं चौंक गया। वो देखो, चीता। उसने एक तरफ इशारा किया।